नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देखें एमटीएम स्टडी अब्रॉड। दोस्तों, आज हम तुलना करेंगे वर्क वीज़ा में और स्टडी वीज़ा में क्या अंतर है और इनके बारे में लगभग हर एक पहलू पे हम बात करेंगे। दोस्तों, आज हम कई पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं जिसमें स्टडी वीज़ा में क्या मिलने वाला है और वर्क वीज़ा में क्या मिलने वाला है। एक एक पॉइंट के माध्यम से आइए हम समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि स्टडी वीज़ा हो या वर्क वीज़ा, दोनों में खर्चा आता है, राइट। चाहे वो कॉलेज की फ़ीस हो या फिर वर्क वीज़ा में वीज़ा की फ़ीस हो, दोनों में ही एक्सपेंस आता है। तो एक्सपेंस को रिकवरी की बात करते हैं तो किसी भी देश में चले जाओ, अगर हम वर्क वीज़ा की बात करेंगे तो लगभग एक्सपेंस रिकवरी का जो टाइम होता है वो 6 महीने से 1 साल के बीच में होता है, जिसमें एक्सपेंस को रिकवर किया जाता है। ये एक नॉर्मल ट्रेंड है और एक प्रकार से ये कहीं का भी स्टडी करेंगे तो 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में आप वो एक्सपेंस को कवर कर सकते हैं जो आपने वहाँ पहुँचने के लिए किया जॉब में। और अगर यही बात करते हैं स्टडी में, तो स्टडी में जो एक्सपेंस रिकवरी में 1 साल जैसा समय तो लगता है। दोस्तों, इसमें पार्ट टाइम जॉब मिलती है, इसलिए 1 साल के अंदर आप उस एक्सपेंस को रिकवर कर सकते हैं। कभी कभी 1.5 साल भी हो सकता है, क्योंकि जो फीस होती है वो कॉलेज के हिसाब से फीस होती है, लेकिन जब फ्यूचर आगे होता है तो उसमें बहुत अच्छी इनकम भी होती है। तो आप ही मान लीजिए 1 साल से 1.5 साल के बीच में आप अपने कॉलेज के एक्सपेंस को पूरी तरह से रिकवर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट रहेगा एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, अगर आप वर्क वीज़ा में जाते हैं तो आपको वर्कर के साथ में एकोमोडेशन मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली थोड़ा सा लेवल डाउन रहेगा। वर्कर्स के लिए ऑब्वियसली यहाँ पर शेयरिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, सफाई में भी उतनी नहीं हो सकती है, और एक प्रकार से अनस्किल्ड अनएजुकेटेड लोग ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि वर्कर में कोई भी बंदा इसमें आ सकता है। तो जो लोग स्टूडेंट्स होंगे या हाई प्रोफाइल के लोग होंगे, उनको एडजस्ट करने में थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। लेकिन अगर वो स्टडी वीज़ा में जाता तो ऑब्वियसली उसको एक अच्छे लेवल का एकोमोडेशन मिलता है, और एकोमोडेशन ऑब्वियसली हमें फाइंड करना होता है। बट एक जो एनवायरनमेंट होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, वो आपको काफ़ी असर देगा आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, करियर ग्रोथ के लिए। तो एकोमोडेशन अगर एम्प्लॉयड वीज़ा में बात करते हैं तो वहाँ पर वर्कर के साथ में होता है, और स्टडी वीज़ा में स्टूडेंट के साथ में ही होता है, या फिर कुछ लोग इंडिपेंडेंट भी लेते हैं। दोस्तों, जॉब टाइमिंग की बात करेंगे। वर्कर के लिए ऑब्वियसली 12 घंटे तक की जॉब होती है, क्योंकि ओटी रहता है, शिफ्ट के हिसाब से काम करना होता है। लगभग 95 कंट्रीज़ में 95 कंपनीज़ के अंदर जो काम होता है वो 12 घंटे की शिफ्ट का होता है। 12 घंटे के शिफ्ट में मतलब कोई भी इंसान फुल डे लगा रहेगा तो उसके पास दूसरा कोई टाइम नहीं रहेगा, और एक ये रहेगा कि हमें ओटी ज़्यादा मिलेगा, इसलिए वो 12 घंटे कंटिन्यू काम करते हैं, चाहे कोई भी शिफ्ट हो, डे शिफ्ट हो या नाइट शिफ्ट हो। लेकिन उनको कंटिन्यू ज़्यादा काम करना है क्योंकि उनको ओटी चाहिए, संडे को भी काम करेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टडी वीज़ा में, तो सिर्फ वीकेंड में काम करते हैं या फिर कॉलेज की छुट्टी के बाद में पार्ट टाइम जॉब करते हैं। वो पार्ट टाइम जॉब करके भी काफ़ी अच्छी इनकम करते हैं, कभी कभी बेटर देन स्टूडेंट्स करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट रहेगी जॉब टाइमिंग। ऑब्वियसली इसमें लोन फैसिलिटी। अगर आप एम्प्लॉयड वीज़ा के लिए जाने वाले हो, वर्क वीज़ा के लिए जाने वाले हो, तो आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगी। आपको लोन लेके अगर आपको पे करना हो एक्सपेंस को तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्टूडेंट वीज़ा में पॉसिबल है। अगर आपके पास बजट कम है लेकिन आपके पास में संपत्ति है, ज़मीन है, प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आपको बैंक लोन दे सकती है, और वो भी बहुत कम इंटरेस्ट पर। इंटरेस्ट बहुत कम होता है। गवर्नमेंट के गाइडेंस के हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए लोन फैसिलिटी होती है, और लगभग सभी बड़ी बड़ी बैंक्स लोन देती हैं स्टूडेंट के लिए, उनके प्रोफाइल को देखते हुए, उनके नीड को देखते हुए। तो कोई भी स्टूडेंट अगर फ्यूचर प्लान करने वाला हो तो उसको लोन फैसिलिटी से भी वो प्लान कर सकता है। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स आती है उनमें लगभग 80% से ज़्यादा कॉलेजेस के लिए लोन फैसिलिटी होती है। डिप्लोमा कोर्सेज के लिए नहीं होती है, क्योंकि डिप्लोमा कोर्सेज 1 ईयर का होता है, उनके लिए कम बैंक रेडी होती हैं। लेकिन 80% जो कोर्सेज होते हैं उनके लिए हर बैंक रेडी होती है। तो ये मान लीजिए अगर डिप्लोमा कोर्स है तो बहुत रेयर केस में कुछ बैंकें होंगी जो लोन फैसिलिटी देंगी, लेकिन डिग्री के लिए लगभग सभी देती हैं, मास्टर्स के लिए भी सभी देती हैं। डिस्काउंट इन एक्सपेंसेस। डिस्काउंट का मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई भी एक्स अमाउंट पे करना है, मान लीजिए वीज़ा के लिए आपने वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई किया, उसमें आपको लगभग 100 रुपये लगने वाला है, तो आपको 100 पूरा पे करना पड़ेगा, तभी आप उस देश में जॉब करने के लिए जा पाएंगे। लेकिन स्टूडेंट वीज़ा की बात करते हो तो स्टडी वीज़ा में अगर आपका 100 रुपये फीस है तो इसमें कुछ कॉलेजेस में ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है। अगर आप टैलेंटेड हैं और उस क्राइटेरिया में आते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिल सके,
तो डेफिनेटली आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। जो स्कॉलरशिप मिलेगी उससे आपका फ़ीस में कटौती हो जाएगी और आपको कम फीस पे करनी होगी, और ये बेनिफिट वर्क वीज़ा में नहीं मिलता है। दोस्तों, वीज़ा पॉसिबिलिटी वर्क वीज़ा में 100% पॉसिबिलिटी कभी नहीं होती है। जैसे हम यूरोप की बात करते हैं, डिसीजन वीएफएस के पास होता है, राइट, एम्बेसी के पास होता है। सिंगापुर में वीज़ा डेफिनेटली मिल जाता है, 100% मिल जाता है। न्यूजीलैंड मिल जाता है, लेकिन प्रोफाइल ये होता है कि अगर आप जो प्रोफाइल के लिए जाने वाले उसके लिए एलिजिबिलिटी बहुत टफ होती है और उसी हिसाब से वीज़ा मिलते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो सभी देशों में वीज़ा का 100% रेशो नहीं होता है। कुछ देशों में होता है, कुछ में नहीं होता है, अनसर्टेनिटी मान सकते हैं। लेकिन अगर यही बात करते हैं स्टडी वीज़ा में, तो स्टडी वीज़ा में ऑलमोस्ट 100% वीज़ा होता है अगर आपने क्राइटेरिया को कम्प्लीटली फुलफिल किया तो। जॉब की बात करते हैं तो जॉब, जो वर्क परमिट में जॉब मिलती है, मैक्सिमम कैंडिडेट्स को अनस्किल्ड जॉब मिलती है, और जो वर्कर की प्रोफाइल होती है, कहीं पर भी चले जाइए ब्लू कॉलर जॉब्स मिलती है, वर्कर लेवल के प्रोफाइल्स होती है। लेकिन अगर कोई स्टडी वीज़ा में जाता है तो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, उसमें भी उनको वाइट कॉलर जॉब मिलती है और एक अच्छी जॉब मिलती है, रेप्यूटेड जॉब मिलती है, एक प्रकार से लेवल वाली जॉब मिलती है। जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर के लिए देखा जाए तो वर्क परमिट में मेल के लिए ही ज़्यादा जॉब होती है। 95% जॉब्स होती है वो मेल के लिए होती हैं, फीमेल के लिए ना के बराबर होती हैं। बहुत कम परसेंट पॉसिबिलिटी होती है जहाँ पर फीमेल के लिए स्पेशल जॉब्स निकलती है। लेकिन स्टडी की बात करें तो मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मेल फीमेल आप कोर्स करना है कहीं पर भी कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि इसमें मेल अप्लाई करेंगे फीमेल नहीं कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जॉब के लिए ऐसा नहीं है। जॉब में 95% जॉब्स होते हैं वो सिर्फ मेल के लिए होते हैं। इनकम की बात करते हैं तो इनकम जो होती है ना, वो इनकम मिनिमम वेज की होती है। जैसे मान लीजिए अगर वर्क वीज़ा में कोई जाने वाला है तो उस कंट्री की जो मिनिमम वेज होती है उसके हिसाब से उनकी सैलरी स्टार्ट होती है। लेकिन जो स्टडी वीज़ा में जाते हैं उनके लिए सैलरी ज़्यादा होती है। ज़्यादा सैलरी डेफिनेटली, ये मान लीजिए कि आप अगर कंपेयर करेंगे तो आपको वर्कर से ज़्यादा सैलरी आपको स्टडी वीज़ा वालों की मिलेगी। हर कंट्री में कहीं पे भी चले जाइए, आप किसी भी कंट्री का R&D करेंगे तो उसमें आपको एक समझ में आएगा कि वर्कर की सैलरी होती है वो उस कंट्री का लेबर लॉ होता है, लेबर लॉ में जो मिनिमम वेजेस तय होते हैं उसके हिसाब से मिलती है। लेकिन स्किल जॉब के लिए लेबर लॉ हमेशा वेजेस ज़्यादा रखता है। इसके अलावा रिस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो रिस्पेक्ट ऑब्वियसली वर्कर प्रोफाइल में जाएंगे तो वहाँ के एनवायरनमेंट, कंपनी के पूरे मैनेजमेंट, हर जगह उनकी रिस्पेक्ट वर्कर लेवल के हिसाब से ही होगी। उनको हाई प्रोफाइल के हिसाब से कभी भी ट्रीट नहीं किया जाता। लेकिन अगर स्टडी वीज़ा में जाते हैं जो लोग तो उनको डेफिनेटली रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि उनकी जॉब होती है वो अच्छी होती है, एनवायरनमेंट अच्छा होता है और स्टूडेंट होने की वजह से उनको रिस्पेक्ट अलग से मिलता है। दोस्तों, ग्रोथ की बात करते हैं तो वर्क वीज़ा होता है, जो मीन्स वर्कर के लिए ग्रोथ होती है थोड़ा स्लो होती है, होती ज़रूर है लेकिन स्लो होती है, क्योंकि अगर वो अभी वर्कर हैं तो थोड़ा धीरे धीरे करके वो ग्रोथ करके एक अच्छी प्रोफाइल पे जा सकते हैं, भले वो कितने भी एजुकेटेड हों, लेकिन ग्रोथ लगभग स्लो होती है। हम स्टडी वीज़ा के जो लोग जाते हैं उनकी तुलना में देखेंगे तो डेफिनेटली ये स्लो ही होती है, क्योंकि जब भी किसी कंपनी में इंटरव्यूज़ देते हैं तो उसमें से ये पॉइंट ज़रूर आता है कि आप पहले वर्कर थे तो हम इस प्रोफाइल में आपको कैसे कंसिडर करें, जबकि आपसे ज़्यादा क्वालिटी वाले लोग मिल सकते हैं। जबकि हमेशा ऐसा नहीं होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी क्वालिटी वाले होते हैं, वर्कर प्रोफाइल में भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट ज़रूर आता है, ग्रोथ ज़रूर होती है लेकिन थोड़ा स्लो होती है। लेकिन स्टडी वीज़ा में देखते हैं तो स्टडी वीज़ा में ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, और ये कहा जाए स्टडी वीज़ा में जो ग्रोथ होती है वो स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छी होती है। मीन्स आप जो पहली जॉब करेंगे वही आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी, इसलिए ग्रोथ डेफिनेटली इसमें काफ़ी अच्छी होने वाली है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कंट्रीज़ के लिए। वर्क परमिट के लिए कंट्रीज़ बहुत कम होती हैं, और ये कंट्रीज़ ये मान लीजिए गिनी चुनी हैं। अगर हम काउंट करेंगे मुश्किल से 8-10 देशों में ही जॉब निकलती है, 8-10 देशों में ही वीज़ा के लिए जो अच्छी प्रोफाइल्स होती है उसकी बात कर रहा हूँ, अच्छी कंट्री की। मैं गल्फ़ कंट्री को इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ मैं, उसके अलावा लगभग 8-10 कंट्री ही हैं जहाँ पर जॉब्स अवेलेबल होती है, जहाँ पर लोग जाते हैं अपना करियर बनाने के लिए। लेकिन अगर स्टडी की बात करें तो स्टडी में 37 कंट्रीज़ के लिए हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज होती है, 37 कंट्रीज़ में, जो कि लगभग पूरा दुनिया कवर होने वाला है इसमें। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जॉब इन होम कंट्री, अगर आपने
किसी भी कंट्री में जॉब करने के बाद अगर अपने होम कंट्री में आते हैं तो आपको जॉब मिलती है, लेकिन जो ग्रोथ मिलती है वो कम मिलती है। इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। अगर कोई वर्कर काम करता है, इलेक्ट्रीशियन में है, आप इलेक्ट्रीशियन में काम करेंगे तो यहाँ पर अगर 100 रुपये मिलता होगा तो आपको 100 रुपये मिलेगा, या हो सकता है एक्सपीरियंस के हिसाब से 110 या 120 हो जाए। लेकिन अगर वही बात करते हैं, कोई बंदा बाहर काम करके आता है, स्टडी के बाद उसने कहीं पर जॉब किया, उसके बाद अगर इंडिया आता तो उसको इस चीज़ का भी वेटेज मिलता है कि उसने फलाने कॉलेज से, फलाने देश से ये पढ़ाई की, ये सर्टिफिकेट है, इसके हिसाब से उसकी इनकम अच्छी होती है। दोस्तों रेफरेंसेस की बात करते हैं। जो वर्क परमिट पे जाते हैं उनका नेटवर्क थोड़ा स्लो बनता है और एक अलग लेवल का बनता है, वर्कर लेवल का। मीन्स अगर किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो उनके दोस्त जो होंगे वो जो को वर्कर ही होंगे, उनके कलीग्स ही उनके दोस्त बनते हैं जो कि वर्कर लेवल के ही होंगे। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट होता है तो स्टूडेंट का नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। स्टूडेंट का नेटवर्क जो मीन्स स्टूडेंट जिस कंपनी में काम करता है वहाँ पर उसको मैनेजमेंट भी अच्छे से जानता है, कॉलेज के प्रोफेसर्स भी अच्छे से जानते हैं, उसके जो क्लासमेट्स होते हैं वो भी अच्छे से जानते हैं। क्लासमेट्स में क्या पता कौन कहाँ पर कौन सी पोजीशंस में पहुँच जाए। कुछ लोग खुद के बिजनेस चालू करते हैं, कुछ लोग किसी कंपनी के मैनेजर बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, अलग अलग लेवल पर जाते हैं। तो अगर व्यक्ति अच्छा होगा तो उसके रेफरेंसेस उसको बाद में डेफिनेटली लाभकारी होते हैं, क्योंकि जो फ्रेंडशिप होती है, फ्रेंडशिप में बहुत सारी चीज़ें प्लस पॉइंट में आती हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं जियोग्राफी नॉलेज की, अगर कोई भी बंदा वर्क परमिट में जाता है, जैसे मान लीजिए कोई देश लेते हैं जर्मनी में जाने वाला बंदा, मीन्स ये मान लीजिए महीने में शायद ही एक आध बार कहीं घूमने जाएगा उस देश को एक्सप्लोर करने के लिए, अदरवाइज वो नहीं जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में टाइम कम होता है। या कोई भी एक देश ले लो, सिंगापुर छोटा है, और भी किसी बड़े देश की बात करते हैं ना, यूएस की बात करते हैं, या किसी भी बड़े देश की, पोलैंड की बात करते हैं, तो बड़े देश में अगर कोई बंदा जाता है तो ये मान लीजिए वो अपनी सिटी को ही घूम सकता है, क्योंकि अगर दूसरी जगह का प्लान वो कभी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो आया है जॉब करने, घूमने के लिए नहीं आया, और मन से भी उसका खुद भी इच्छा नहीं होगी जाने के लिए और समय भी नहीं होगा। और जो छुट्टी मिलेगी, छुट्टी वो चाहेंगे कि अपने घर आके छुट्टी बिताएं। तो यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी बंदा, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट जब विदेश में जॉब करने के लिए जाते हैं तो जॉब करने के टाइम पर डेफिनेटली उनके पास टाइम नहीं होता है, तो उस देश को कैसे विजिट करेंगे? नहीं विजिट करेंगे, समय नहीं होगा। प्रायोरिटी होगी कि जो छुट्टी मिलने वाली है वो छुट्टी घर पे बिताई जाए, घर पे मतलब इंडिया में। लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी पिकनिक भी होती है, पार्टीज़ भी होती है। तो ये मान लीजिए उस देश में जो भी चीज़ें पॉपुलर होंगी वो सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को पता हो जाती हैं, क्योंकि ये नेचुरल है। आप एक जो फ्रेंड सर्कल में रहेंगे उसके हिसाब से जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें होंगी। तो आपको उस देश को पूरा विजिट करने का, वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, वहाँ पर कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए लाभकारी हो सकती हैं, सारी चीज़ों की प्लानिंग आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। पीआर और सेटल होना, जैसे पीआर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वर्क परमिट में भी पीआर बनता है, नो डाउट, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनता है। काफ़ी लोग होते हैं जो पीआर जिनका बन ही जाता है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन जैसे जो लोग प्रोसेस करते हैं, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीआर के लिए, जैसे उन्होंने जॉब खत्म करके वापस आ गए, दोबारा जाने के लिए ट्राई करते हैं, कई बार नहीं हो पाता है, लॉन्ग टाइम रुकना ही होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा में, तो स्टूडेंट वीज़ा में क्या है, कोई भी स्टूडेंट कभी भी इंडिया के वापस जा सकता है, और उसके बाद जब उनको बाद में जॉब मिलती है उसमें भी एक अच्छे लेवल की जॉब मिलती है, हाई प्रोफाइल जॉब में बीच में भी छुट्टी लेके आ सकते हैं। लेकिन वर्क परमिट में बीच में छुट्टी लेकर नहीं आ सकते हैं, उनको एक लंबी ही छुट्टी करनी पड़ेगी, कम से कम 15 दिन 20 दिन की, और इसके लिए उनको एम्प्लॉयर को रेडी भी करना होगा। लेकिन वाइट कॉलर जॉब के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये प्लस पॉइंट रहेगा हमेशा कि पीआर और सेटलमेंट स्टडी वालों का ज़्यादा होता है वर्क वीज़ा की तुलना में। डिपेंडेंट की बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा पॉइंट है, डिपेंडेंट वर्क वीज़ा में डिपेंडेंट भी जा सकते हैं, नो डाउट, लेकिन उसके लिए लगभग सभी प्रोफाइल्स में पॉसिबिलिटी नहीं होती है। कुछ प्रोफाइल्स में जहाँ पर सैलरी मैच करती है, गवर्नमेंट का जो लॉ होता है, किसी भी कंट्री का लेबर लॉ के हिसाब से वहाँ पर जो वेजेस फिक्स किए जाते हैं वो अपनी डेली जो कॉमन लाइफ है, लाइफ के पर्सनल एक्सपेंस के लिए मिनिमम सैलरी होना चाहिए, जिसमें डिपेंडेंट को भी आप रख सकते हैं, सर्वाइव हो सकता है, तभी वो अलाउ करेंगे। अगर उनके क्राइटेरिया में नहीं आते तो डिपेंडेंट का वीज़ा नहीं लगता है। लेकिन अगर हम स्टडी की बात करते हैं तो स्टडी में हर देशों में बैचलर्स डिग्री कोर्सेज और मास्टर डिग्री कोर्सेज के लिए डिपेंडेंट आ सकते हैं।
डेफिनेटली आ सकते हैं। और ये गवर्नमेंट का ही नियम होता है कि वो डिपेंडेंट को परमिट कर सकते हैं। अब डिपेंडेंट जब उन कंट्रीज में जाते हैं तो वो वहाँ पर जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं जिससे कि उनकी फैमिली को एक अच्छी ग्रोथ मिलती है। दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आप देखो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स के बारे में हम अगर डीपली सोचें तो हमें ये चीज़ समझ में आएगी कि हमें अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना है तो स्टडी वीज़ा पे जाना बेनिफिशियल होगा, वर्क वीज़ा पे जाना बेनिफिशियल इतना नहीं होगा। तो जो लोग भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने वाले हैं वो लोग हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफिस विजिट करें और जो भी कंट्री में उनकी रुचि हो, इंटरेस्ट हो, उस कंट्री की इन्फॉर्मेशन लेके पहले फैमिली वालों से शेयर करें। अगर फैमिली वाले रेडी होते हैं तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट, कलीग्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे रिलेवेंट लोग इसका लाभ ले सकते हैं। जो इंटरेस्टेड होंगे, जो एलिजिबल होंगे, वो इनमें अप्लाई भी करके भी अपने लाइफ को, अपने करियर को एक ग्रोथ दे सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया के पेज जैसे जो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। BBB मैनपावर सॉल्यूशंस के नाम से है, MTM स्टडी अब्रॉड के नाम से हैं। इनको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।